मेरे पति को डॉक्टर ने कीमोथेरेपी के लिए एडमिट कर लिया और मैं अपनी बेटी को बुलाने उसके हॉस्टल गई तो वॉचमैन ने कहा कि आपकी बेटी यहाँ नहीं रहती है। मैं बहुत परेशान हो गई कि मेरी बेटी ने तो यही का पता दिया था, फिर वह कहाँ चली गई। मैं वहाँ से वापस आ गई। हॉस्पिटल में पैसे जमा करवाने थे मगर मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने सोचा डॉक्टर से मदद मांगती हूँ। यह सोचकर मैं उसके पास गई और कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। मगर जैसे ही मैं अंदर गई तो मेरे होश उड़ गए। सामने तो मेरी बेटी ने। मेरे पति का आज फिर हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट था। उन्हें कैंसर की बीमारी थी जिसके इलाज के लिए हमें हर महीने शहर जाना पड़ता। मैं अपने पति को लेकर शहर पहुंची तो हॉस्पिटल में काफ़ी बड़ी लंबी लाइन लगी हुई थी। अपने पति को लाइन में बैठाकर उनसे कहा कि अभी यहाँ बैठो और नंबर ले लो, मैं तब तक जाकर रश्मि को बुला लेती हूँ। बहुत दिन हो गए हैं, उसे देखा भी नहीं है और जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो बेटी से मुलाकात भी कर लेंगे। वैसे भी उसके कॉलेज की छुट्टी हो चुकी होगी। मेरे पति कहने लगे, अच्छी बात है, जाओ जाकर बुला लो। मैं यही लाइन में बैठता हूँ। कम से कम 2 घंटे से पहले तो हमारा नंबर नहीं आने वाला है। रश्मि ने मुझे अपना हॉस्टल का नाम और पता बताया हुआ था। उसे शहर आए हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ था। 6 महीने पहले ही वह पढ़ाई करने शहर आई थी और हमें इस बात पर फ़क्र था कि हमारी बेटी हमारे गांव की अकेली लड़की है जो आगे शिक्षा हासिल करने के लिए शहर आई है। लेकिन आज तक हमारा कभी उससे शहर आकर मिलना नहीं हुआ था। मैं सोच रही थी जब मैं उसके हॉस्टल पहुंचूंगी तो वह मुझे देखकर खुशी से मेरे गले लग जाएगी और अपने दोस्तों से भी मुझे मिलवाएगी। तब मैं बड़े फ़क्र से उसे बताऊंगी कि ये मेरी बेटी है। मुझे रश्मि पर बड़ा नाज था जिसने सारे गांव में मेरा सर ऊंचा कर दिया था। हर कोई कहता, इसकी बेटी को देखो, शहर जाकर पढ़ाई कर रही है, इसने तो गांव के लड़कों को भी पीछे छोड़ दिया है। रश्मि मेरी ताकत थी, मेरे जीने का सहारा थी, वरना राजीव की बीमारी ने तो हमारी कमर ही तोड़ दी थी। हमारे पास खाने के भी पैसे नहीं बचे थे। लेकिन मेरी बेटी ने स्कॉलरशिप पर न सिर्फ कॉलेज में दाखिला लिया था बल्कि उसे हॉस्टल भी मुफ्त में मिला था। मैं रिक्शे से उसके हॉस्टल के गेट तक पहुंच गई। मैंने जाकर वॉचमैन को कहा कि मैं रश्मि की माँ हूँ और मैं रश्मि को उसके पापा से मिलाना चाहती हूँ। वॉचमैन ने एक नज़र मुझ पर डाली, फिर वह फ़ोन पर किसी से बात करके रश्मि के बारे में पूछताछ करने लगा और फिर उसने मुझसे कहा कि इस नाम की तो कोई लड़की हमारे हॉस्टल में नहीं है। उसकी बात सुनकर मैं परेशान हो गई और मैंने कहा, फिर से पता करो। तो कहने लगा, मैम, मुझे यहाँ की एक एक लड़की के बारे में पता है, कौन कब आती है कब जाती है। हम सारी लड़कियों पर नज़र रखते हैं, इस नाम की कोई लड़की नहीं है। फिर भी आपके कहने पर मैंने पता कर लिया है। लेकिन सबका यही कहना है कि रश्मि हमारे हॉस्टल में नहीं है। कुछ देर तक मैं वॉचमैन से बहस करती रही लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। तो मैंने घड़ी में टाइम देखा तो तकरीबन 1.5 घंटे होने वाले थे। मुझे वापस अपने पति के पास भी पहुंचना था, इसलिए मैं नाउम्मीद होकर वापस लौट आई। मेरा पति मुझे देखकर रश्मि के बारे में पूछने लगा तो मैंने उसे बताया कि हॉस्टल के वॉचमैन ने कहा है कि रश्मि नाम की कोई भी लड़की यहाँ नहीं रहती है। वह परेशान हो गए और कहने लगे, रश्मि को फ़ोन मिलाओ। लेकिन इत्तेफाक था कि मेरा फ़ोन घर पर ही रह गया था। पति की बीमारी की वजह से मैं बहुत परेशान रहती थी और कुछ भी याद नहीं रहता था। मैंने कहा कि शायद वॉचमैन को पता नहीं होगा। अभी आपका चेकअप करवा कर वापस गांव चलते हैं, फिर देखते हैं, वरना रात यही हो जाएगी, फिर मसला हो जाएगा। छोटी बेटी भी घर पर अकेली है। रश्मि से मैं घर जाकर बात कर लूँगी। दरअसल हमारा गांव नोएडा के एक दूर दराज इलाके में था और रात के वक्त कच्चे इलाकों से गुजरना भी बड़ा दुश्वार था। इसलिए मेरी कोशिश होती थी कि मैं हॉस्पिटल से फ्री होकर पहले गांव की हद में दाखिल हो जाऊं। मेरे पति की बारी आई तो डॉक्टर ने चेकअप करके बताया कि राजीव को कीमोथेरेपी पर डालना होगा। वह बहुत ही खतरनाक लफ्ज़ था। इनको सुनने के बाद मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई थी। मैंने अपनी सास को भी इसी बीमारी से लड़ते हुए देखा था और थोड़े दिन बाद वह हॉस्पिटल आती और एक तकलीफ़ से गुजरती। सुनने में तो यह लफ्ज़ बहुत आम है, लेकिन जिस पर गुजरती है ना, वही जानता है। मैंने अपनी सास को इस तकलीफ़ से गुजरते हुए देखा है, तो इसलिए राजीव के लिए यह बात सुनकर मेरा कलेजा कांप उठा था। डॉक्टर कहने लगे,
एहतियात के ज़रिए इस मसले को रोका जा सकता है, लेकिन अगर एहतियात ना की गई तो फिर परेशानी होगी। कीमोथेरेपी करवाने ही पड़ेंगे। डॉक्टर ने काफ़ी सारी दवाई लिखकर हमें महीने बाद आने का वक्त दे दिया और हम वापस गांव के लिए रवाना हो गए। मैं रश्मि और वॉचमैन की बात को भूल चुकी थी। मेरे दिमाग में बस राजीव की बीमारी ही घूम रही थी। बाहर शहर आने जाने में भी काफ़ी पैसे लगते थे और हम लोग बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहे थे। ऐसे में राजीव अपनी बीमारी की वजह से बिस्तर से लग गए तो हमारा गुजारा बहुत मुश्किल हो रहा था। हम गांव पहुंचे तो रात होने वाली थी। मेरी दूसरी बेटी हमारे लिए परेशान हो रही थी। मैंने उसको उसके पापा की बीमारी के बारे में नहीं बताया था, बस इतना बताया कि पापा को थोड़ी सी तकलीफ़ है, इसलिए हमें बार बार शहर जाना पड़ेगा क्योंकि मेरे बच्चों ने अपनी दादी को इसी बीमारी से मरते हुए देखा था। इसलिए मैं उन्हें डराना नहीं चाहती थी। मेरा पति रात को बिस्तर पर लेटा तो उसकी आंखों में आंसू आने लगे। वह कहने लगा कि अभी तो मुझे रश्मि की शादी भी करनी है। अगर उससे पहले मुझे कुछ हो गया तो मेरी दोनों बेटी का क्या होगा। मेरे पति ने रश्मि का नाम लिया तो मुझे वॉचमैन की बात याद आ गई। मैंने अपने पति से कहा कि पता नहीं वॉचमैन ने ऐसा क्यों कहा कि रश्मि हॉस्टल में नहीं रहती है। मेरा पति कहने लगा, हॉस्टल में कई लड़कियां होती है, वॉचमैन को क्या मालूम हो सकता है, उसे गलतफहमी हो गई है या फिर वह रश्मि को किसी और नाम से जानता हो। 2 दिन की बात है, संडे को रश्मि खुद घर आने वाली है, उससे ही पूछ लेना। यह कहकर मेरा पति मुंह फेरकर सो गया। वह सारे दिन का थका हुआ था, फिर उसने दवाई भी खाई थी, लेकिन मैं सोच में डूब गई थी कि पता नहीं मेरी बच्ची कहाँ है और क्या कर रही है। राजीव की हालत काफ़ी ख़राब थी। एक दिन उसके साथ कैसे गुजरे पता ही नहीं चला। हर थोड़ी देर बाद वह दर्द से तड़पता था। यह कैसी परेशानी थी जिसका अंदाज़ा करना भी मुश्किल था। एक लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा इंसान ऐसे दर्द से तड़प रहा था और मैं उसका दुख भी नहीं बांट सकती थी। इसका अंदाज़ा हर कोई नहीं कर सकता। राजीव के साथ मुझे बहुत परेशानी हो रही थी। वह मेरी बात बहुत मुश्किल से मान रहे थे। दर्द की वजह से उनके होंठ सूख रहे थे और मैं कुछ नहीं कर सकती थी। और संडे को सुबह 8 बजे रश्मि घर आई तो उसे देखकर मेरे पति उसको गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगे। वह भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और बार बार पूछने लगी कि मम्मी पापा को क्या हो गया है। मजबूरन मुझे उसे बताना पड़ा क्योंकि वह हमारी बड़ी बेटी थी। उसका शहर में रहना, उसे बहुत सी चीज़ों के बारे में मालूम था। अपने पापा की बीमारी को सुनकर वह बहुत दुखी हो गई। मैंने रश्मि से कहा कि बेटा तू पढ़ लिख कर कुछ बन जा, यही तेरे पापा की आखिरी ख्वाहिश है और मैं भी तो यही चाहती हूँ कि जिस दिन तू अपने पैरों पर खड़ी हो गई उस दिन हमें दुनिया की हर खुशी मिल जाएगी और तुम्हारी बहन की फिक्र भी नहीं होगी। हमने सबका निवाला छीनकर तुझे शहर में पढ़ने के लिए भेजा है, बस तू हमारी इज्जत रख लेना। मेरी बात सुनकर रश्मि ने सर झुका लिया और अपने कमरे में चली गई। मैं उससे वॉचमैन वाली बात ही पूछना भूल गई थी। रश्मि एक दिन के लिए आई थी, मंडे को वापस उसे लौटना था और उस दिन मुझे यह बात याद आई कि मैं रश्मि से मिलने हॉस्टल गई थी। मैंने फ़ौरन रश्मि को अपने पास बुलाया और उसे बताया कि मैं हॉस्टल गई थी और वॉचमैन ने कहा है कि तू वहाँ नहीं रहती है। मेरी बात सुनकर पहले तो उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया, फिर वह एकदम ही कहने लगी, वॉचमैन को मेरे बारे में क्या पता होगा। मेरे हॉस्टल में इतनी सारी लड़कियां रहती है और मेरे हॉस्टल वाले भी नहीं चाहते हैं कि हमारे घर वाले बार बार आकर हमें तंग करें और हमारी पढ़ाई खराब हो, इसलिए उल्टी सीधी बातें कर देते हैं। आप हॉस्टल आने के बजाय मुझे खुद फ़ोन करती तो मैं खुद आपके पास आ जाती। मैंने उसे बताया कि मेरा मोबाइल घर पर ही रह गया था। यह सुनकर वह कहने लगी, आप परेशान ना हो, मैं आपके मोबाइल में बैलेंस डलवा दूंगी। वैसे भी पापा की तबीयत अच्छी नहीं है और मैं यह नहीं चाहती हूँ कि आप बिल्कुल खाली हाथ रहे। यह कहकर रश्मि ने अपने पास से कुछ पैसे निकालकर मेरे हाथ में रख दिए और कहने लगी, माँ आप यह पैसे अपने पास रखो, आपके काम आएंगे। मैंने हैरत से उसे देखा और उससे पूछा कि तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? तू तो शहर पढ़ने गई है ना, तेरा खर्चा भी हमें ही उठाना चाहिए, तो फिर यह पैसे? रश्मि मुस्कुराकर कहने लगी, माँ अच्छा पढ़ने वाली लड़कियों को कॉलेज से फंड भी मिलता है जिससे वह अपनी किताबें वगैरह खरीद सकती है। मैं हर टेस्ट में अच्छे नंबर लाती हूँ और इसलिए मेरे टीचर्स मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। रश्मि की बात सुनकर मुझे अपनी बेटी पर फ़क्र महसूस हुआ। मैंने उसे ढेर सारी दुआएं दी और कहा कि बस बेटी तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना। तेरे पापा की एक यही तो ख्वाहिश है कि कम से कम हमारी दोनों बेटियां पढ़ लिख जाए।
मेरी बात सुनकर रश्मि ने सर हिला दिया। दरअसल राजीव खुद ही पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहते थे, लेकिन हालात ने उन्हें गांव से निकलने ही नहीं दिया। वह अपने माँ बाप के इकलौते बेटे थे और उनके पापा ने मरते मरते अपनी जिम्मेदारी का काम राजीव के हवाले कर दिया और यूं ना चाहते हुए भी वह किसान बन गए। कम उम्र से ही वह खेतों में काम कर रहे थे, लेकिन उनकी ख्वाहिश थी कि उनके हाथों में कलम और कागज हो। और अब वह ख्वाब वह अपनी दोनों बेटियों के लिए देखने लग गए थे। गांव वालों के खिलाफ जाकर उन्होंने हमारी बेटी को पढ़ने के लिए शहर भेजा था और उसे पढ़ता हुआ देखकर राजीव को खुशी मिलती थी। और मैं भी यही चाहती थी कि मेरी दोनों बच्ची पढ़ लिख कर किसी काबिल हो जाए, ताकि उसे हमारी जैसी ज़िंदगी ना गुजारनी पड़े। एक दिन हमारे साथ गुजार कर रश्मि वापस चली गई। उसके आने से घर में रौनक हो जाया करती थी। छोटी बहन भी खूब चहकने लग गई थी और उसके जाते ही घर फिर से उदास हो जाता था। राजीव भी खुद को मजबूर और हारा हुआ महसूस करने लगे थे। फिर अब तो तबीयत की वजह से चिड़चिड़े भी रहने लग गए थे। मैं रश्मि को उसके पापा के चेकअप की तारीख पहले ही बता दी थी, इसलिए इस बार जब हम हॉस्पिटल पहुंचे तो रश्मि वहां पहले से ही मौजूद थी। उसे देखकर मुझे खुशी हुई कि शहर आने के बावजूद भी मेरी बेटी ने रंग ढंग नहीं बदले थे। वह पूरी तरह सूट सलवार और दुपट्टे में थी। मुझे इस बात पर और भी फक्र हुआ था कि मेरी बेटी दूसरे लड़कियों की तरह शहर की हवा खाकर बिगड़ी नहीं थी, बल्कि उसने अपने आप को अभी भी गांव की लड़कियों की तरह पर्दे में ही छुपा रखा था। राजीव का चेकअप हुआ तो डॉक्टर ने बताया कि राजीव की रिपोर्ट कुछ ठीक नहीं है, बल्कि उन्हें ठीक से ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और अब उन्हें पूरी तरह से आराम चाहिए। रश्मि ने फिर से कुछ पैसे मेरे हाथ पर रखे और कहने लगी, पापा का बहुत ख्याल रखना। राजीव ने भी रश्मि को नसीहत दी कि वह पढ़ाई में खूब दिल लगाए और जल्दी से अच्छे नंबर लेकर पास हो जाए। यह सुनकर रश्मि के चेहरे पर एक उदासी भरी मुस्कुराहट आ गई। फिर हम दोनों पति पत्नी वापस गांव लौट आए और फिर 1 महीने बाद हमें राजीव को चेकअप कराने के लिए शहर जाना था। लेकिन 1 हफ्ते भी ना गुजरे थे कि एक दिन अचानक ही राजीव की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। जैसे तैसे करके सुबह हुई और फिर भी राजीव की हालत में सुधार ना हुआ, तो मुझे उन्हें दोबारा शहर लेकर भागना पड़ा। मैंने सोचा कि रश्मि को फ़ोन कर दूं, लेकिन मेरे मोबाइल का रिचार्ज ख़त्म हो गया था और हाथ में पैसे भी नहीं थे कि मोबाइल में पैसे भी डलवा सकूं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। फिर मेरी छोटी बेटी कहने लगी, माँ आप वहाँ जाकर दोबारा हॉस्टल का चक्कर लगा लेना, रश्मि दीदी आपको मिल जाएगी। मैं अपने पति को लेकर सीधे अस्पताल भागी। डॉक्टर ने मेरे पति को एडमिट कर लिया और कीमोथेरेपी का कह दिया। यह सुनकर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई। मैं अपने पति को हॉस्पिटल में अकेला छोड़कर और खुद रश्मि को लेने हॉस्टल पहुंची, क्योंकि वही मेरा इकलौता सहारा थी। लेकिन वॉचमैन ने फिर रश्मि का नाम सुनकर वही बात दोहरा दी कि यहाँ इस नाम की कोई लड़की नहीं रहती है। मैं उसके आगे हाथ जोड़कर रोने लगी कि मेरे पति की तबीयत बहुत ख़राब है। खुदा के वास्ते मेरी बेटी को बुला दो, मैं दोबारा से तंग नहीं करूँगी। लेकिन उसकी जुबान पर बस एक ही बात थी, खुदा के वास्ते मेरा पीछा छोड़ दो। वॉचमैन ने कहा कि यकीनन वह कहीं और रहती होगी, उसने तुमसे झूठ कहा होगा। आजकल के लड़के लड़कियां ऐसा ही करते हैं। यह सुनकर मेरा दिल तो गुस्से से फटने लगा। मैंने उससे कहा कि मेरी बेटी कोई बदकिरदार लड़की नहीं है, वह एक शरीफ और संस्कारी लड़की है। वह इसी हॉस्टल में रहती है। लेकिन वॉचमैन अपनी बात से पीछे ना हटा तो मैं हार मान गई और रोती हुई हॉस्पिटल पहुंच गई। नर्स ने मुझे रास्ते में ही रोक लिया और कहने लगी, आपको पहले काउंटर पर पैसे जमा करवाने होंगे और आपके पति का इलाज शुरू होगा। मैंने नर्स से कहा कि यह तो सरकारी हॉस्पिटल है, तो फिर किस बात के पैसे जमा करवाऊंगी। मेरी बात सुनकर नर्स ने अजीब सी नज़रों से मुझे देखा और कहने लगी, हर चीज़ मुफ्त में नहीं मिलती है, कुछ चीज़ों के पैसे आपको भरने पड़ेंगे। यहाँ आपको आधे पैसे पर इलाज मिलेगा, बाकी के आधे पैसे आपको खुद से जमा करने होंगे। यह सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। मेरे पास तो 1 रुपये भी नहीं था। जो पैसे रश्मि ने मुझे दिए थे वह पैसे लगाकर मैं अपने पति को एम्बुलेंस से शहर में ले आई थी। अब मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था जो मैं हॉस्पिटल के काउंटर पर जमा करवाती। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा कि मैं डॉक्टर साहब से हाथ जोड़कर मदद मांगती हूँ, शायद वही मेरे लिए कुछ कर दे, क्योंकि काफ़ी समय से राजीव एक ही डॉक्टर से इलाज करवा रहे थे, तो मेरी उनसे काफ़ी बातचीत हो गई थी। वो हमारी हालत से भी वाकिफ़ थे। यही सोचकर मैं डॉक्टर के कमरे में पहुंची, लेकिन वहां जाकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए।
मैं बिना दरवाज़ा खटखटाए कमरे का दरवाज़ा खोलने की गलती की थी और अंदर का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए। मैं एकदम से हैरान हो गई और मेरी बेटी ने मुझे देख लिया। रश्मि डॉक्टर के कमरे में मौजूद थी। मैंने इस बात को गलत समझ लिया था। मैं फटी-फटी आँखों से अपनी बेटी को देख रही थी और उसके चेहरे का तो रंग ही उड़ गया था। वह हकलाकर कहने लगी, माँ, आप यहाँ क्या कर रही हो? मैंने आगे बढ़कर एक जोरदार थप्पड़ रश्मि के मुँह पर दे मारा और उससे पूछा, यह सब क्या है? और रोने लगी और रोते हुए कहने लगी, माँ, पहले मेरी पूरी बात सुन लो, फिर कोई फैसला करना। लेकिन मेरा तो दिल ही टूट गया था। मैंने अपनी बेटी को शहर पढ़ने के लिए भेजा था। उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा किया था। सारे गांव में कंधे चौड़े करके मैं चलती थी कि मेरी बेटी शहर पढ़ने गई है, लेकिन वह यहाँ आकर ऐसा काम करेगी, ये मैंने सोचा भी नहीं था। पिछली बार जब मैंने उसे पर्दे में देखा था तो मुझे लगा था कि मेरी परवरिश में कोई कमी नहीं रही, लेकिन आज मैं शर्म से पानी-पानी हो गई थी। रश्मि ने मेरे दोनों हाथ अपने हाथों में पकड़ ली और कहने लगी, माँ, मैंने यह काम बहुत मजबूरी में किया है। मुझे स्कॉलरशिप पर शहर पढ़ने के लिए बुलाया गया था, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि वह स्कॉलरशिप सिर्फ पढ़ने के लिए ही थे और वह भी कुछ समय बाद ही ख़त्म हो गया। मुझे अपनी फ़ी खुद ही भरनी थी। हॉस्टल में रहने के पैसे भी मुझे ही देने थे। फिर उससे भी बढ़कर हॉस्टल का माहौल था, जो बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। यहाँ की लड़कियाँ बहुत ही एडवांस है, गलत कामों में पड़ी हुई है। मेरे लिए यहाँ रहना बहुत ही मुश्किल था। मैंने सोचा कि पढ़ाई छोड़कर वापस गांव आ जाती हूँ और यही सोचकर मैं गांव लौटकर भी गई, लेकिन यह देखकर शर्मिंदा हो गई कि आप लोग मेरी पढ़ाई को लेकर गांव में मशहूर हो चुके थे। हर कोई मुझे बहुत इज्जत दे रहे थे और कुछ गांव वाले तो इस बात पर बड़े ही खुश थे कि मैं गांव की पहली लड़की हूँ जो शहर में पढ़ रही हूँ और वह अपनी बेटियों को मेरी तरह पढ़ाना चाहते थे। अगर ऐसे में मैं उन्हें बताती कि मैं शहरी माहौल से हार कर वापस गांव लौटी हूँ, तो शायद गांव वालों की उम्मीदें भी दम तोड़ जाती। मुझे कॉलेज की फ़ी खुद ही भरनी थी और हॉस्टल का किराया भी, इसलिए कोई ना कोई काम तो करना था। मैं अभी पढ़ रही थी, कोई डिग्री हाथ में नहीं थी, इसलिए कोई काम समझ नहीं आ रहा था। और फिर मेरी कॉलेज की एक दोस्त के ज़रिए मुझे इस हॉस्पिटल में सफाई का काम मिल गया। मुझे इस काम में बिल्कुल भी शर्म महसूस नहीं होती है और मैं यहाँ डॉक्टर के कमरों की साफ़ सफाई का काम शुरू कर दी। दरअसल मैं पढ़ाई कर रही थी, इसलिए मुझे डॉक्टर के कमरों की सफाई का काम दिया गया, ताकि मैं किसी अहम चीज़ या किसी पर्ची को यहाँ-वहाँ ना कर दूँ, बल्कि हिफाज़त से सँभाल कर रख सकूँ। हॉस्पिटल वाले मुझे इतने पैसे देने लगे कि मेरे कॉलेज की फ़ी निकल जाती है और रहने के लिए मुझे यहीं पीछे नर्सिंग हॉस्टल में एक कमरा भी मिल गया है। लेकिन यह बात मैं आपको नहीं बता सकती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि आप इस तरह मुझे कभी शहर में नौकरी की इजाज़त नहीं दोगी। इसलिए मैंने झूठ का सहारा लिया, ताकि मैं कामयाबी के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ सकूं। अपनी बेटी की बात सुनकर मैं खून के आंसू रो रही थी। उसने हॉस्पिटल में नौकरी करके भी अपनी पढ़ाई जारी रखी और एक मैं उसे इस तरह डॉक्टर के कमरे की साफ सफाई करता देखकर बुरा समझ रही थी। वह कहने लगी, माँ, अक्सर हॉस्पिटल में आने वाले मरीज मुझे कुछ पैसे देकर जाते हैं और वही पैसे मैं पापा के इलाज के लिए आपके हाथ पर रख दिया करती थी। मुझे नहीं लगता था कि मैंने कुछ गलत काम किया है। मेरी मजबूरी ने मुझे यहाँ इस काम पर लगा दिया है, लेकिन यह काम मैं अपनी खुशी से कर रही हूँ, क्योंकि कोई भी काम छोटा या बड़ा तो नहीं होता है। अगर आज मैं इस हॉस्पिटल में सफाई का काम कर रही हूँ, तो कल को पढ़ लिख कर मैं यहाँ डॉक्टर भी बन सकती हूँ। लेकिन अगर मैं यह काम नहीं करूँगी, तो फिर मैं कोई मंजिल हासिल नहीं कर सकूँगी। मुझे वापस गांव लौटना होगा और मैं गांव की दूसरी लड़कियों की तरह बनकर रह जाऊंगी। रश्मि ने डॉक्टर को बताया कि राजीव उसके पापा हैं और उनके इलाज में वह मदद चाहती है। मैं राजीव के कीमोथेरेपी के हक में नहीं थी, लेकिन कुदरत को शायद यही मंजूर था। डॉक्टर ने राजीव के कीमोथेरेपी का सिलसिला शुरू कर दिया। रश्मि ने अपने हॉस्पिटल की नौकरी जारी रखी और साथ ही साथ वो पढ़ाई भी कर रही थी। राजीव को भी सारी बात पता चल गई और वह भी अपनी बेटी पर पहले से ज़्यादा फक्र करने लग गए, जिसने हमारे सर झुकने नहीं दिए, बल्कि यह साबित कर दिया था कि अगर एक बेटी चाहे
तो बेटे से कहीं ज़्यादा बढ़कर माँ बाप के लिए औलाद होने का हक अदा कर सकती है। हमारी बेटी शहर में नौकरी करके अपनी पढ़ाई कर रही है, बल्कि हमें गांव की लड़कियों को बताना चाहिए कि मुश्किल वक्त आने पर एक लड़की भी अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है, ताकि गांव वाले बेटियों की पैदाइश को बोझ ना समझे। उसने मुझे यह कमरा भी दिखाया जो इस अस्पताल वालों ने रहने के लिए दिया था। नर्सिंग हॉस्टल का छोटा सा कमरा बहुत ही साफ सुथरा था और यहाँ का माहौल भी अच्छा था। रश्मि कह रही थी कि धीरे धीरे वह नर्सिंग का काम भी सीख लेगी और इस तरह उसके पास और भी हुनर आ जाएगा। उसने वादा किया था कि वह भी अपनी छोटी बहन को पढ़ने के लिए अपने पास शहर बुलाएगी और राजीव का इलाज भी अपने पैसों से करवाने की कोशिश करेगी। रश्मि की बात सुनकर मैंने उसे सीने से लगा लिया और मैं सोच रही थी कि अगर घर में रश्मि जैसी बेटी पैदा हो जाए तो लोग बेटों के लिए मन्नतें मांगना छोड़ दे, वह बेटियों को ही दिल से अपना लेंगे। कुछ साल के इलाज के बाद आज मेरे पति भगवान की कृपा से बिल्कुल ठीक हो गए हैं और मेरी बेटी रश्मि अपनी पढ़ाई पूरी कर लेने के बाद नौकरी कर रही है और अपनी छोटी बहन को डॉक्टर की पढ़ाई करवा रही है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।